We are ready today with a detailed solution of a very good problem. तो इस प्रॉब्लम के मल्टीपल अप्रोचेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है. कंसिडर a cylinder of the mass m and the radius r lying on a rough horizontal plane. It has a plank lying on its top as shown in the figure. A force F is applied on the plank such that the plank moves and causes the cylinder to roll. The plank always remains horizontal. There is no slipping at any point of the contact. Calculate the acceleration of the cylinder and the frictional forces at the two contact points. अच्छा, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हम लोग को कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो चलिए अप्रोच के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं. समझिएगा, जो एफ फोर्स लग रहा है वो थीटा एंगल पे लग रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो उसके कंपोनेंट्स को कर लेंगे एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा. अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एफ कॉस थीटा एंड अलॉन्ग वर्टिकल एफ साइन थीटा. अब समझिएगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सिलेंडर और प्लैंक के बीच में, उसमें जो प्लैंक है उसको एक फोर्स मिल रहा है आगे की तरफ, तो वो आगे की तरफ जाना चाहेगा तो उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा. ऑन द अदर हैंड, टू अवॉइड द स्लिपिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो सिलेंडर है उस पर जो फ्रिक्शन होगा वो आगे की तरफ लगेगा. ये पॉइंट हम लोग को क्लियर है. और अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो पा रहा है कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस पर फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आप कोई भी डायरेक्शन मान लीजिए. मैथमेटिक्स विल अल्टीमेटली टेल यू द फाइनल रिजल्ट. अगर वो नेगेटिव आ गया तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. तो मैंने F2 को जो मानना है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मान लिया. ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन से प्रोसीड करते हैं आगे कि एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट देयर इज़ नो स्लिपिंग. सो जो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन होगा वही प्लैंक का एक्सेलरेशन होगा. प्लैंक का एक्सेलरेशन हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एफ कॉस थीटा माइनस F1 अपॉन एम, और जो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए प्लस आर एल्फ़ा, मीन्स एक्सेलरेशन द सेंटर ऑफ मास प्लस द आर एल्फ़ा. नाउ विल प्रोसीड. हमें अगर एक्सेलरेशन फाइंड करना है सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास का, तो उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F1 माइनस F2. F1 माइनस F2, तो जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई m. सो इससे हमारा जो इक्वेशन फाइनलाइज हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हमारा फाइनलाइज हो चुका है. अब एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी शुड बी ज़ीरो. पॉइंट बी का जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे भी कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही है. तो हम लोग सिंपली यहाँ से एक और इक्वेशन हमें मिल जाएगा कि अगर ए का सिलेंडर का एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ है और रोटेशनल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो कि आर अल्फ़ा आ रहा है, दोनों अपोजिट सेंस में होने चाहिए. तो ए इज़ इक्वल टू आर एल्फ़ा होगा. बॉटम मोस्ट पॉइंट के लिए हमने एक इक्वेशन फाइंड कर लिया, ए इज़ इक्वल टू आर एल्फ़ा. और आर एल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M. अब इसे हम इक्वेशन 1 में अगर पुट कर देते हैं तो हमारा पहला इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाता है. अब हम लोग एक टॉर्क की इक्वेशन लिखेंगे सिलेंडर पे. जो टॉर्क का इक्वेशन है वो है F1 प्लस F2 इंटू आर इंटू आई एल्फ़ा. नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फ़ा वाली इक्वेशन निकाली है हमने. इससे जब हम लोग आर एल्फ़ा की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं F1 माइनस F2 बाई एम, तो इससे हमारा F1 और F2 में एक रिलेशन आ जाता है. F1 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम्स F2. अब ये हम इनिशियल इक्वेशन में अपने सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें फाइनली F2 की वैल्यू मिल जाएगी. और F1 जो होगा, अब देख सकते हैं कि F2 की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, मतलब कि जो हमने डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट में वो एक्ट कर रहा होगा. और F1 की वैल्यू माइनस 3 टाइम्स F2 हो जाएगी. और एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर पूछ रखा है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर सिंपली होगा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M. F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई कैपिटल M. ये आप करोगे तो इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 4F कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 3M प्लस 8 टाइम्स स्मॉल m. ठीक है, ये तो मतलब जनरल अप्रोच हो गया इस प्रॉब्लम का, जिससे आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं और आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा. FBD से, टॉर्क एनालिसिस से और न्यूटन्स लॉज ये लगाने के बाद आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन अगर कुछ यूनिक अप्रोच की बात किया जाए, इस क्वेश्चन में बहुत यूनिक अप्रोच भी लग सकती है, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर स्लिप नहीं कर रहा, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट स्लिप नहीं कर रहा है, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी यूज़ कर सकते हैं. इन दिस क्वेश्चन वी कैन यूज़ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब इस केस में जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो पॉइंट बी है, क्योंकि वो ग्राउंड का पॉइंट है और इट इज़ ऑलवेज एट रेस्ट, तो वो एक इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन.
रिमेंबर ये हम लोग तभी लगा रहे हैं जब वो प्लैंक का कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा। ये बात आपको समझकर और केयरफुली यूज़ करना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है तभी ही हम लोग किसी भी पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो फ्रॉम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वी कैन राइट एज आर अल्फा, एंड वी कैन ऑल्सो राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा आर ऑफ एनी पॉइंट इफ इट इज़ नॉट स्लिपिंग। ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ नॉट स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हम लोग ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, लेकिन अगर यही प्लैंक स्लिप हो रहा होता तो हम ये कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाते। ठीक है, ये केयरफुली आप यूज़ करिएगा। तो मैंने सिंपली जो है नेट टॉर्क के लिए मैंने सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम लिखा ऑफ द होल सिस्टम अबाउट पॉइंट बी। तो जो सिलेंडर का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, आई लिखेंगे, वो होगा mr²/2 प्लस mr² परपेंडिकुलर। yes, we are writing the I of cylinder about center of mass, it is mr²/2 and we have to shift by r, so plus mr² into omega। और जो प्लैंक होगा वो अगर सिलेंडर v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है तो प्लैंक जो होगा वो 2v से बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं m टाइम्स 2r ओमेगा। अब डायरेक्टली इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आप लिख रहे हो तो 2r ओमेगा आप लिख सकते हो। तो m टाइम्स 2r ओमेगा इंटू r, ये हो गया mvr। से हमने इसका भी एंगुलर मोमेंटम लिख लिया। आफ्टर राइटिंग द कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम इक्वेशन हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम टू गेट द टॉर्क इक्वेशन। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट दिस इक्वेशन dl/dt इज इक्वल टू 3mr² अल्फा प्लस 4 टाइम्स स्मॉल m इंटू r² अल्फा। अब जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे लग रहा है, फ्रिक्शंस के जो टॉर्क होंगे, नीचे वाला फ्रिक्शन तो देखिए टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट बी के अबाउट हम लोग टॉर्क लिख रहे हैं तो उसका जीरो हो जाएगा, वहाँ का नॉर्मल का टॉर्क जीरो हो जाएगा। ऊपर वाले फ्रिक्शंस जो हैं वो इक्वल अपोजिट दोनों पे लग रहे होंगे तो इंटरनल के कारण उसका भी टॉर्क जीरो। अब आता है ये एफ़ का टॉर्क। अब एफ़ का टॉर्क हमें किस तरह से लेना है, एफ़ कॉस थीटा का टॉर्क लेना है, एफ़ साइन थीटा का टॉर्क लेना है। समझिएगा बात को, टॉर्क सिर्फ एफ़ कॉस थीटा का आ रहा होगा, टॉर्क सिर्फ एफ़ कॉस थीटा का आ रहा होगा। अब आप पूछेगा सर क्यों, क्योंकि एफ साइन थीटा का टॉर्क क्यों नहीं आ रहा होगा, तो ये आपको प्रॉब्लम में एक स्टेटमेंट लिखा है वो उससे समझ में आएगा। द प्लैंक ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। द प्लैंक ऑलवेज रिमेन्स हॉरिजॉन्टल का सिंपली ये मतलब होता है कि वो प्लैंक मूव नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा हमेशा ऐसा। तो जो एफ साइन थीटा है ना उसका टॉर्क आएगा ही नहीं कभी। अब आप सर पूछोगे ये विजुअलाइज क्यों नहीं हो रहा है, ये विजुअलाइज क्यों नहीं हो रहा है, तो ये विजुअलाइज़ करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जब एफ साइन थीटा का टॉर्क लगना स्टार्ट होगा ना तो जो नॉर्मल फोर्स भी है, जो अभी तो पॉइंट बी से पास हो रहा है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल फोर्स भी शिफ्ट कर जाएगा टू अवॉइड इट फ्रॉम, उसको हॉरिजॉन्टल नहीं रहने देने के लिए वो नॉर्मल फोर्स का एक अपोजिंग टॉर्क उस पर लग जाएगा। और जब नॉर्मल का अपोजिंग टॉर्क, जब नॉर्मल फोर्स शिफ्ट करेगा तो क्या होगा कि पॉइंट बी के अबाउट नॉर्मल का भी टॉर्क आने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली जो एफ साइन थीटा का टॉर्क है, वी विल नॉट गेट एनी टॉर्क ऑफ एफ साइन थीटा, वी विल ओनली गेट द टॉर्क ऑफ एफ कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एफ कॉस थीटा का इसे टॉर्क लिखना है, और वो जो नेट टॉर्क हम लिखेंगे वो होगा एफ कॉस थीटा टाइम्स 2r। अब यहाँ से हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास मिल गया। अब आप इंडिविजुअली अगर प्लैंक का और सिलेंडर का एफ बनाते हैं तो आपको सिंपली you will get the answer of friction also। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास तो आपने डायरेक्ट फाइंड कर लिया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का यूज़ करके। रिमेंबर मैंने आपको पहले बोल दिया स्लिपिंग नहीं हो रही, इसलिए हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। ठीक है, डू इट वेरी केयरफुली, यू कैन यूज़ इट ऑलवेज, यू कैन यूज़ इट फॉर रिजिड बॉडी, बट रिमेंबर कि हर एक पॉइंट जो हमने पूरा सिस्टम कंसिडर किया है उसमें स्लिप नहीं कर रहे हैं वो दोनों। ठीक है, ये पॉइंट आप रिमेंबर रखिएगा। इसका एक थर्ड अप्रोच भी मैंने डेवलप किया और वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, विच इज़ ऑल्सो अ गुड अप्रोच। और इस पे एरर आपको नहीं है, इसमें कोई भी आपको उतना सोचना नहीं है, इसमें आपको सिंपली एक वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रिंसिपल यूज़ करके मैंने आंसर निकाला है। ठीक है, वी आर राइटिंग द टोटल एनर्जी सिस्टम का। सिलेंडर का एनर्जी लिखा मैंने पहले, फिर मैंने प्लैंक का एनर्जी लिखा, और मैंने टोटल एनर्जी को इक्वेट किया, टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैंने इक्वेट किया चेंज वर्क डन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर द यूनिट टाइम, फॉर अ वेरी स्मॉल dt टाइम वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, रिमेंबर वी आर राइटिंग दिस इक्वेशन फॉर अ वेरी स्मॉल dt टाइम। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो
एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन कर रहा है वो है एफ कॉस थीटा। अब यहाँ से मैंने सारे इक्वेशंस को तैयार किया। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग टोटल हमारा आ गया 3/4 mv/ca सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। और वर्क जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो हम लोग लेते हैं, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट नहीं। रिमेंबर, जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट को हम लोग XA मान लेते हैं तो उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही है। तो उस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो 2 टाइम्स होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इन गिवन dt टाइम 2 टाइम्स होगा। तो इससे हमने एक इक्वेशन बना लिया 2f cos थीटा इंटू XC। अब सिंपली जब हम लोग उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और एक इक्वेशन यूज़ करते हैं, डैट इज़ v/dv/dx इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं डायरेक्टली सेंटर का एक्सेलरेशन आ जाता है। एंड अब आप इंडिविजुअली दोनों प्लैंक और सिलेंडर का FBD बना करके दोनों के फ्रिक्शन फोर्सेस को फाइंड कर सकते हैं। सो दिस वेर मेन विच आई यूज्ड इन द प्रॉब्लम। ओके, सो सी द सॉल्यूशन केयरफुली, एनालाइज इट, और हर एक अप्रोच को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हर एक अप्रोच को डेप्थ में जा कर के समझिएगा, क्या कंडीशंस हैं उन अप्रोच की और कब मैंने उनको अप्लाई किया और कैसे मैंने अप्लाई किया। इस बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो एक ही प्रॉब्लम से बहुत सारी लर्निंग आपको एक साथ मिल रही है, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।